नमस्कार। भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं खुशबू श्रीवास्तव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि जैसे हमारी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में एक विस्तृत चर्चा मुद्गल सर से हुई है। आज हम इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो आपके द्वारा पूछे भी गए हैं, कई बार निरंतर पूछे जाते रहे हैं और कई ज्योतिषियों को भी इस परिप्रेक्ष्य में कहीं बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम सर से हासिल करेंगे। तो इस श्रृंखला में मेरा पहला सवाल सर से होगा कि सर, स्त्री और पुरुष की कुंडली, इस पर आपने कुछ वीडियोस बनाए हैं, पर फिर भी निरंतर एक सवाल हमने देखा है आपके पोस्ट पर आता रहा है और एक बेसिक कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहता है कि ये स्त्री और पुरुष की कुंडली का डिफरेंस कैसे किया जाए। इनके जो भाव हैं, जैसे आप बताते हैं कि 5वां 11वें से एक्सचेंज हो जाता है, 8वां दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है, कई बार स्त्री का तृतीय भाव नवम की तरह से काम करने लग जाता है। तो ये जो एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, इस पर एक कंफ्यूजन जो बना रहता है हमेशा, मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि आप आपके दर्शकों को इस बारे में एक बार विस्तार से बताएं सर। देखिए, स्त्री और पुरुष बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो दोनों अलग हैं जी, और ज्योतिष में अमूमन दोनों की कुंडली को एक ही तरह से देखा गया जी, है जी। और इसीलिए स्त्री कुंडली में फल सही नहीं बैठते हैं जी, जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि पंचम और एकादश जी, ये स्त्री और पुरुष में बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। जी, बिल्कुल। पुरुष का जो पंचम है वह स्त्री के लिए एकादश का काम करेगा जी, और पुरुष का जो एकादश है वह स्त्री के लिए पंचम का काम जी, करेगा। जी। अब इसको करना कैसे है? यहाँ स्त्री की कुंडली देखते समय आपको कोई ये नहीं करना कि पंचम और एकादश पलटाना है। आप सिंपली आपके जो भी एक्टिव डीएक्टिवेट भाव निकलते जी, हैं जी, वहां पर आप मान लीजिए किसी स्त्री का पंचम और सप्तम एक्टिव है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये स्त्री की कुंडली है। इतना दिमाग में रखिए, यहाँ पंचम को आप एकादश के फल दिमाग में रखिए जी। एकादश और सेवंथ, यानी 5 और 7 की जगह एकादश और सप्तम के फल आप ले लीजिए, आपके प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आएंगे जी। अब जहां तक द्वितीय और अष्टम, तो ये पलटाने की चीज नहीं है। द्वितीय और अष्टम सिर्फ स्त्री जातक के मामले में द्वितीय उसके पिता का घर है, अष्टम उसका ससुराल है। इतना ध्यान में रखिए, यहाँ फल पलटाने की आवश्यकता नहीं है। पलटेंगे सिर्फ पंचम और एकादश। द्वितीय और एकादश के लिए ध्यान रखिए कि द्वितीय भाव स्त्री का पिता का घर है, उसका स्वयं का धन है और अष्टम उसका ससुराल है जी। अब आप तृतीय और नवम की बात कर रहे हैं, तो तृतीय और नवम बहुत ही कम केसेस में, इनको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर मान लीजिए आपको गज केसरी योग देखना है, जी जी जी, तो हम चतुर्थेश और नवमेश जी इनके संबंध देखते हैं जी। तो यहाँ पर स्त्री की कुंडली में अगर वह कंवारी है तो चतुर्थेश और पंचमेश के संबंध देखिए जी, और वो शादीशुदा है तो उसका दशमेश और तृतीयेश का संबंध देखिए और ध्यान रखिए उसको शादी से पूर्व इस चतुर्थेश और नवमेश के संबंधों के फल मिलेंगे जी, और शादी के बाद दशमेश और तृतीयेश के संबंधों के फल मिलेंगे। बस इतना ही है। स्त्री की कुंडली में ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप स्त्री की कुंडली पर कोई डिस्कशन नहीं करते जी, तो ये कोई डिस्कशन करने की चीज नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान में इतना ही रखना है। हमने कई बार इस विषय में बात की है, लेकिन अब कुछ लोग हैं वीडियो बढ़ा बढ़ा के आगे देखते हैं और हमारे वीडियो आप बढ़ा बढ़ा के आगे देखेंगे तो छूट जाएंगे।
कुछ भी चूक जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, शांति से देखें, 2 बार देखें, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा। आपको सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी, और बोलिए। जी सर, अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी बहुत बार पूछा गया है आपके चैनल पर। बहुत बार प्रत्यक्षता लोग आपसे इस बारे में पूछते आए हैं कि जैसे आपने अपने कई वीडियोस में इस बारे में चर्चा की है, इस बारे में बताया है, पढ़ाया है कि ग्रह जो है जिस भाव से दूसरा बैठ जाता है वो उस भाव के माध्यम से आपको आपकी जो आय है, आपकी जो आमदनी है उस भाव के माध्यम से देता है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मान लीजिए ग्रह अपने नीच राशि वाले भाव से दूसरा है, ठीक है, तब वो कैसे आमदनी का जरिया बनेगा? उस भाव के जरिए से उसको कैसे आमदनी प्राप्त होगी सर? अब देखिए, ये तो एक रूल है कि ग्रह जिस भाव से दूसरा बैठा है जी, उस भाव से धन देगा। अब समस्या यहाँ पर यह खड़ी होती है कि नीच भाव को हम डीएक्टिवेट मानते हैं। तो डीएक्टिवेट मानने का ये मतलब नहीं है जी कि वो पूरी तरह से बस मुंह बंद ही कर लिया। वो भाव वो भी फल देता है, लेकिन वो नीच के फल देता है। अगर आप नीच भाव के फल उठाएंगे तो कष्ट में पड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब दशानाथ नीच भाव से ही दूसरा बैठा है तो फिर धन कैसे देगा? वो धन देगा, लेकिन थोड़ा पचा के देगा। यदि वह ग्रह अपनी उच्च से दूसरा बैठा है तो बहुत आसानी से धन देगा और धन मिलने में कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन यदि वह अपनी नीच भाव से दूसरा बैठा है तो वह फिर पचाकर थकाकर धन देगा। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं देगा। देगा तो जरूर, भूखा तो कोई नहीं मरता। जी। अब यहाँ आप गुरु का उदाहरण ले लीजिए। गुरु यदि सिंह राशि में हो और दूसरी तरफ कुंभ राशि में हो जी, तो यहाँ सिंह राशि का गुरु अपने उच्च से दूसरा है। इसलिए आप पाएंगे चाहे गुरु किसी भी भाव में बैठा हो, कोई भी लग्न हो, यदि वह सिंह राशि का बैठा है तो धन के मामले में, कुटुंब के मामले में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। उसी तरह कुंभ का गुरु अपने नीच मकर से दूसरा हो जाता है तो वह पकाकर धन देता है। कुंभ का गुरु कुछ नहीं देता है, ठीक सिंह के गुरु से विपरीत। तो इसमें कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। नीच से दूसरा बैठा है, धन तो देगा, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं देगा, आसानी से नहीं देगा, लेकिन देगा जरूर। भूखा कोई नहीं मरेगा जी, यही बात है। सर, मैं इसी सवाल से जुड़ा एक सवाल मेरा और है, और मेरी तरह कई लोगों का ये सवाल होगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि एक महादशा में अंतरदशाएं बदलती जाती हैं, ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि तात्कालीन जो भी दशा होती है, फल जो है वो उस हिसाब से मिलते हैं। तो अब व्यक्ति का कंफ्यूजन इसमें ये हो जाता है कि मान लीजिए कि अंतरदशा भी शुक्र की थी और शुक्र किसी भाव से दूसरा था, तो हमने जैसे मान लीजिए कि कोई नया धंधा स्टार्ट कर रहा है, हमने उस धंधे से मतलब हम उस भाव के धंधे से जुड़ गए और हमको उससे आय होना शुरू हो गई। अब मान लीजिए 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल तो काफी लंबा समय हो जाता है, लगभग 3 साल बाद दशा बदलती है, किसी अन्य ग्रह की दशा आती है, उसके बाद वो ग्रह जो है किसी अन्य भाव से दूसरा हो जाता है। तो ऐसे में क्या व्यक्ति को अपना जो धंधा पानी है, जो उसका आय का साधन है, वो बदलना चाहिए? इस विषय में जो कंफ्यूजन है उस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने पूछा है, ये मुख्यतः इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये महादशा में ही लागू करिए इसको, क्योंकि अंतरदशाएं तो साल 6 महीने में बदल जाएंगी, 2 साल 2.5 साल में बदल जाएंगी, तो उस परिप्रेक्ष्य में नहीं होता। महादशा नाथ को देखिए, जो लंबी दशाएं हैं उनमेय। और मुख्य रूप से आपको धन के बारे में देखना है तो आप द्वितीय की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि कुंडली में द्वितीय का कारकत्व ही धन देने के लिए है। तो इसलिए आप लाइफ लॉन्ग आपको देखना है तो आप द्वितीय को देखिए, और तात्कालिक रूप से आपको देखना है तो महादशा नाथ के ग्रह को देखिए। महादशा नाथ का ग्रह जो भाव खड़ा कर देगा, तो जिस भाव से वह दूसरा है वो निश्चय ही आपको
फायदेमंद साबित होगा और धन पाने में आपको आसानी रहेगी उसी भाव से। अब मान लीजिए कोई ग्रह किसी भाव से 12वां है तो उससे आप क्या ले लेंगे? जी बिल्कुल। तो यहाँ आप महादशानाथ को देखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इस विषय में जो कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि अगर अंतरदशा में हम कोई अंतरदशा को देखने की जरूरत नहीं है, आप महादशानाथ को देखिए, सबसे बेस्ट वही है। जी थैंक यू सर इस सवाल के जवाब के लिए। अब हम एक बहुत अहम और हमारा तीसरा सवाल लेते हैं। बहुत अहम इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद आप 200 प्लस आपके वीडियोस हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि एक ये कंफ्यूजन मेष लग्न की कुंडली को लेके शायद ही है किसी जिज्ञासु का या किसी स्टूडेंट का जो आपसे पढ़ रहे हो या कोई व्यक्ति जो आपके वीडियोस देखता है उनको क्लियर हो पा रहा हो कि मेष लग्न की कुंडली को कैसे देखा जाए। यूं तो मेष लग्न की कुंडली एकदम क्लियर है, साफ है, पर फिर भी जो सूत्र आप बताते हैं और आप साथ में ये बोलते हैं कि महिलाओं की कुंडली के अलावा ये सूत्र जो है मेष लग्न की कुंडली पर भी लागू नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में मेष लग्न की कुंडली को कैसे देखा जाए और इन सूत्रों को और उन भावों की दृष्टियों को मेष लग्न पर कैसे लागू किया जाए सर? देखिए मेष लग्न, उसमें कोई भी ये सूत्र लागू नहीं होंगे। जैसे हम कहते हैं कि जैसे शनि को ले लीजिए जी, वो भाव को बढ़ाकर वहां की राशि को नष्ट करता है। जी बिल्कुल ठीक है। शुक्र भी ऐसे ही करता है, केतु भी ऐसे ही करता है, और दूसरे सब ग्रहों की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है जी, प्रवृत्ति होती है जिसके अनुसार वह फल देते हैं जी। अब मेष लगन में आप देखिए भाव भी वही है, राशि भी वही है जी बिल्कुल। अब मान लीजिए यहाँ पे शनि है, नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव को बढ़ाकर क्या नवम को ही नष्ट करेगा? तो ये सूत्र इसलिए हम कहते हैं कि मेष लगन में ये नहीं लगेंगे। मेष लगन में सिंपल है, मेष लगन में ग्रह अपने उच्च और नीच राशि से ही फल देंगे जी। दूसरे आप उनके जो भावेश हैं जी, उन भावों से उनकी दूरी देख लीजिए और उच्च और नीच से उनकी देख लीजिए। यहाँ पर ये करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये सूत्र लगेंगे ही नहीं, क्योंकि राशि भाव दोनों एक हैं, तो यहाँ पर ये लगेगा नहीं। इसलिए हम बार बार चेता देते हैं कि ऐसा नहीं करें। अब रहा जहाँ तक मेष लगन में दृष्टियों का सवाल, तो दृष्टियां भी वैसे ही काम करेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि दूसरे लग्नों में दृष्टि में कोई ना कोई माध्यम बनता है, यहाँ माध्यम नहीं बनेगा। यहाँ सिंपली जो भाव बढ़ रहा है वो बढ़ेगा, घट रहा है वो घटेगा, बस इतनी सी ध्यान देने की जरूरत है। मेष लगन कोई अलग से नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पर राशियां और भाव एक ही हैं जी, तो यहाँ कोई सूत्र नहीं लगेंगे, सिंपल है। और जहाँ तक स्त्री की कुंडली की बात है, तो पंचम और एकादश यहाँ भी पलटेंगे, ये ध्यान रखिए। पंचम और एकादश यहाँ भी आप बदल कर देखिए, बाकी कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है मेष लगन। मतलब अगर हम दृष्टियों के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे हमने एक डेफिनेट दृष्टि जो है, जैसे शनि की दसम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि जिस भाव पर भी जा रही है वो भाव उस हिसाब से फलित होगा, पर वहां जो पड़ी हुई राशि है उसके कोई इम्पैक्ट उस भाव पर नहीं पड़ने वाले, वो हो ही नहीं सकते। जैसे आप छठे भाव पे मान लीजिए दृष्टि जा रही है, तो छठे भाव में राशि छठी है, बिल्कुल छठा भाव छठे का माध्यम कैसे बन सकता है? कैसे बने? जी जी, वो तो बिल्कुल ही गलत। मतलब ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने बहुत बार बताया है, बिल्कुल कई बार जिक्र भी किया है। लेकिन कुछ लोग क्या है, टेम्परेरी एक देख लेते हैं, 2 4 5 वीडियो देख लिए और उन्होंने फिर मेष लगन पे लगाना शुरू किया और झट से सवाल दाग देते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि हर बात में सवाल दागते हैं जी। भाई हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम न तो यहाँ पर आपको कोई ज्योतिष सिखाने के लिए बैठे हैं और न कोई हम गुरु हैं। यहाँ आपको एक फार्मूला हम बता रहे हैं और इस फार्मूले को अप्लाई करना आपका ही काम है। आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना ही इसमें से हीरे मोती आप खोज पाएंगे
और आप सोचते हैं कि हम जैसे बोल दिया हमने उसी हिसाब से चलेंगे और अपनी अकल नहीं लगाएंगे, तो फिर ये विद्या आपके काम नहीं आएगी। आप उसको थोड़ा एनालिसिस करके तो देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप में ये क्यों का भाव पैदा नहीं होगा तब तक इसमें कुछ पाना बहुत मुश्किल है। आप अपनी तर्क शक्ति दौड़ाइए, आपको जवाब मिलेगा। और यह बहुत सरल, सीधी और स्पष्ट पद्धति है, कोई लफड़े जफड़े की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल करेक्ट जवाब मिलेंगे, लेकिन आपको अकल लगानी पड़ेगी, अपनी तर्क लगाना पड़ेगा। तो सर वही बात थी कि मेष लग्न को लेकर और मेष लग्न में सूत्रों को लेकर, दृश्यों को लेकर बहुत लंबे समय से कंफ्यूजन चल रहा था। बहुत लंबे समय से लगातार इसी विषय पर सवाल पूछे जा रहे थे। और जैसे कि आपने मेष लग्न में भी स्त्री पुरुष की कुंडली को भी डिफाइन किया कि भाई भाव आप उसमें वो तो आपको बदलना पड़ेगा जी। तो मुझे लगता है कि शायद मेष लग्न को लेकर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो कंफ्यूजन है, कम से कम आज वो कंफ्यूजन पूरी तरह से मेरे हिसाब से दूर हो जाना चाहिए। और आगे आप जब भी इन सूत्रों को या मेष लग्न की कुंडली को जब आप देखते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि वो निश्चित ही जो सही फलित है उस तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर क्या है, जिन्होंने ये वीडियो पूरा देख लिया उनके तो कंफ्यूजन दूर हो गए जी। जो नहीं पूरा देख के इस पोर्शन को चूक जाएंगे उनका फिर वही, अभी आप देखना 5 दिन बाद ही सवाल आएगा, फिर से सवाल। फिर जो नए कोई दर्शक आएंगे फिर उनका यही सवाल रहेगा जी। तो इसलिए वीडियो को आराम से देखिए, पूरा देखिए, फिर उसके बाद आपको कोई संशय नहीं रह जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा सवाल जवाब का एक ये छोटा सा सेशन था और हमने आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब सर से जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए निश्चित ही लाभकारी होगा। आपके एस्ट्रोलॉजी के, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगा। और निश्चित ही आपसे गुजारिश है मेरी, प्लीज ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपके मन में कोई जिज्ञासा ना रहे। और मैं सर से इजाज़त चाहूँगी, आप सभी से भी इजाज़त चाहूँगी और मिलते हैं फिर कभी आपके सवालों के साथ में, हमारे जवाबों के साथ में। आज के लिए नमस्कार, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।